हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 61। यह वर्कशीट हिंदी भाषा का है, जिसमें हम लोग माता का आंचल कृतिका भाग 2 से पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पहले भाग को इसका पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग अब हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, अब तक हमने जाना कि माता का आंचल पाठ, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। मतलब यह जो पाठ लिया गया है माता का आंचल, यह शिवपूजन सहाय के उपन्यास जानते हैं, नोवेल, जो कि बहुत लंबी कहानी होती है, तो उस लंबी कहानी उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है देहाती दुनिया, तो देहात हम लोग ग्रामीण परिवेश को कहते हैं, और एक छोटे से भूभाग को गांव कहते हैं, जो कि अंचल कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है, एक पार्ट कहलाता है। तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास का मतलब क्या, किसी खास क्षेत्र से रिलेटेड है, खास क्षेत्र से संबंधित है, जो क्षेत्र गाँवों में बसता है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। पाठ में किस चीज़ का प्रस्तुत किया गया है, तो ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का चित्र, मतलब गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या होता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे ढंग से चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। मतलब कि इस पाठ में किस चीज़ का रोचक चित्रण किया गया है, आप समझ लीजिए कि बाल मनोभाव मतलब बच्चों के मन के भाव क्या होते हैं। बच्चे के मन तो बहुत स्वच्छ होते हैं और बहुत ही साफ सुथरा होता है, और उनकी अभिव्यक्ति, बच्चे अपने मनों को बोलते कैसे, बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। तो आप भी जब छोटे थे बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता होगा आपके माता पिता को। तो बच्चों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज, उस समय के समाज के पारिवारिक परिवेश, परिवार कैसे रहते थे, इसका सजीव का मतलब कि देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में वो घटना घटित हो रही हो, इस तरह का चित्रण किया गया है। यह चित्रण स्टार्ट हो रहा है यहाँ एक दोहा से, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब होता है जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ मृदंग बजता है। मृदंग का मतलब क्या, आनंदमयी ध्वनि होती है। उनको कोई मतलब नहीं है कि घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो बस खुशी ही खुशी, चारों तरफ मस्ती ही मौज मस्ती दिखती है, तो वो अपने मौज मस्ती की ही बातें करते हैं। तो वहीं हो रहा है जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बच्चे एक जगह एकत्रित होते हैं, तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। उनको दुनियादारी के टेंशन से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी तरफ जहाँ बुढ़ों का संग, और जहाँ बुढ़े मतलब प्रौढ़ लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ सयाने लोग इकट्ठा होते हैं, तहाँ खर्चे का तंग, वो अपने बारे में बात करते हैं। पता नहीं ये त्यौहार आया है, कहाँ से पैसा लाऊं कि ये त्यौहार घर में सेलिब्रेट होगा, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, घर के सामान खरीदने हैं, घर के खर्चे के सामान खरीदने हैं, कहाँ से इतना पैसा आएगा, ये अपने अब में विचार करते रहते हैं कि मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे खर्चे का तंग मतलब खर्ची कहाँ से आएगा, खर्चे का पैसा कहाँ से आएगा, उसमें अपने तंगी की कहानी सुनाते जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी शुरुआत की है शिवपूजन सहाय ने, जो कि लिखा है जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। उसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब खूब सवेरे, तड़के का मतलब खूब सवेरे होता है, 5 बजे 6 बजे 5 बजे, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते हैं। निबट नहाकर मतलब दिनचर्या के काम कर ब्रश करके, मुंह धो के, स्नान वगैरह करके पूजा करने बैठ जाते थे।
हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। अंग लग गए मतलब उनके साथ ही हो लिए, वो जहाँ रहते थे हम वहीं रहते थे। अंग लगने का मतलब यही है कि हम उनके साथ साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जब हम बच्चे थे तो माता के पास सिर्फ दूध पीने ही जाते थे, उसके बाद माँ से कोई लगाव नहीं होता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते थे। गांव में एक रिवाज होता है, आप लोग अगर गांव के होंगे तो देखा होगा आपने, कि अगर घर यहाँ बनता है तो घर के आगे एक छोटा सा बैठक मतलब दालान टाइप का बनता है, जिसमें घर के सारे पुरुष सोया करते हैं और घर की औरतें इस घर में रहती हैं। तो इसको बैठक बोलते हैं, कहीं कहीं इसको दालान बोलते हैं, ठीक ना। तो बच्चे भी अपने पिता के साथ रहने लगे और दालान पर ही सोना, बैठक में ही सोना शुरू कर दिए। घर में अपनी माँ के साथ नहीं सोते थे। तो यही है जो आपने देखा है कि बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। मतलब जब बच्चे अपने पिता के साथ सोते थे तो पिता उनको अपने साथ ही उठाते थे सुबह में और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लग जाते थे। बच्चों, इसमें जो कुछ शब्द हैं ना, ये शब्द काफ़ी ग्रामीण आंचलिक परिवेश से लिए हुए हैं। जैसे भभूत, तो भभूत जानते हैं किसको बोला जाता है? पूजा के पास जो धूप वगैरह जलाई जाती है और हवन की जो राख होती है, उस राख को भभूत बोलते हैं। पूजा के हवन के राख को भभूत बोलते हैं। तो बच्चे मतलब हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए, उस हवन की राख का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करने का मतलब होता है परेशान करना। दिक करने का मतलब होता है परेशान। दिक करने लगते, परेशान करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। कभी हंसकर लगा देते, कभी झुंझलाकर और कभी डांटकर, लेकिन हमारे चौड़े ललाट में 3 धारियों के त्रिपुंड भभूत का तिलक से बना देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी और बच्चे छोटे थे, उनके ललाट में जब भभूत लगती थी तो वो खुलती थी। बच्चे स्मार्ट दिखते थे, सुंदर पुजेड़ी दिखते थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। और अमूमन गाँव में होता क्या है कि बच्चों की मनौती होती है कि इस बच्चे के बाल 5 बरस पर कटेंगे, तो इस बच्चे के बाल 11 बरस पर कटेंगे, इसके बाल 3 बरस पर कटेंगे। तो वो बाल बढ़ते बढ़ते जटाओं का रूप ले लेती थी, बड़े बड़े जटाएं हो जाते थे। तो ऐसा सारे बच्चों के साथ होता था। तो उन बच्चों के सिर में भी लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, मतलब भगवान शिव का रूप ले लेते थे। एक तो बच्चों के सर पर जो जटाओं की जो पगड़ी थी ये होती थी और ऊपर से ये भभूत लगा लेते थे, तो देखने में भगवान शिव की तरह बम भोला लगते थे। बच्चों का कहना यही है। तो हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। तो यहीं तक एक गद्यांश दिया गया है। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं कि ऊपर दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इस पाठ की विशेषताएं हैं कि इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकहित आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। उक्त पंक्ति देहाती दुनिया पाठ से ली गई है, जिसमें लेखक का कहना है
कि बच्चे सिर्फ माँ के पास खाना खाने तक ही या दूध पीने तक ही रहते थे, उसके बाद वह अपना सारा समय अपने पिता के साथ गुजारते थे। नेक्स्ट है, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी? तो इसका उत्तर है, बालक अपने पिता के साथ सुबह उठते और नहा धोकर पूजा पर बैठ जाते थे। अपने ललाट पर भभूत लगाकर बम भोला बनकर घूमते रहते थे। प्रश्न 5 है, आप अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो इसका उत्तर है, बचपन में मैं भी हमेशा अपने दादाजी के साथ खेतों में घूमने जाया करता था। खेतों में जाकर जब गन्ने की फसल लगी होती तो मैं गन्ने तोड़कर चूसता, और चने की बालियों की फसल होती तो खेत की मेड़ पर बैठकर हरे चने की हरी हरी बालियां तोड़कर खाता रहता। इस काम में मुझे खूब मज़ा आता था। प्रतिदिन मैं जिद करके अपने दादाजी के साथ खेत में चला ही जाता था। तो उस समय का जो जीवन होता था काफ़ी आनंदपूर्ण जीवन होता था। आज भी जब वो बातें याद आती है तो मन करता है कि मैं उसी तरह स्वतंत्र स्वच्छंद, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, बिना काम के टेंशन के, आज भी काश मैं खेत की मेड़ की बालियों पर बैठकर गन्ने चूसता और चने की बालियां खाता तो कितना मज़ा आता। खैर, ये पुरानी यादें हैं। तो आपको यह वर्कशीट कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको भी अच्छी लगी होगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।